सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल का खिताब यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। तो पुरुषों के बैडमिंटन के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये विक्टर एक्सेल्सन। और ये किस देश के हैं? ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अगर वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। अच्छा, इन दोनों का नाम आपने पहले भी पढ़ा है। अभी इसी साल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल अकाने यामागुची ने जीता था और मेन सिंगल का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। उसमें उप विजेता रहे थे लक्ष्य सेन। जबकि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे आप योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के नाम से जानते हो, उसमें मेन सिंगल का टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता था। आपको याद है अभी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? मनीषा रामदास ने, वो तमिलनाडु से है। और एक प्रश्न और पढ़ा था हमने कि एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? उन्नति हुड्डा। सिल्वर जीता था उन्होंने और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में। और बैडमिंटन की बात है तो पीवी सिंधु का नाम तो आपको जरूर याद आएगा। अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, पीवी सिंधु ने, जो हुआ था लखनऊ में। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी थी पीवी सिंधु। और बैडमिंटन की बात है तो 2 कप याद होंगे आपको, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको पहली बार भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को हराया। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप, जिसको साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हराया। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में खुली है। और आप जानते हो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिकी ट्रेजरी यानी कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ अपना पहला अमेरिकी बैंक नोट छापा है। एक नोट तो $1 का है और दूसरा है $5 का। और वो 2 महिलाएं कौन है? एक तो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन और दूसरी महिला है लिन मालेरबा। ये एक मूल अमेरिकी महिला है और आप कह सकते हो ये ट्रेजरी विभाग में कोषाध्यक्ष हैं। और अमेरिका की करेंसी नोट को ग्रीन बैग भी कहा जाता है। और ये जो है ना अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन, ये फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। और फेडरल रिजर्व बैंक से अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपने पढ़ा था कि इसकी पहली उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो आंसर होगा सुष्मिता शुक्ला। अच्छा, इसी तरह से अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनना पहले, कि अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा माया एंजेलो। और अगर पूछे कि अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी का नाम क्या है? एना मे वोंग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। अच्छा चलो बताओ, अभी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। तो आंसर होगा कृष्णा वविलाला को। और अभी आपको याद हो तो हमने अमेरिका के साथ में संगम एक्सरसाइज किया था गोवा में, हमने मालाबार एक्सरसाइज किया था, ये तो हमने जापान में किया था, लेकिन ये 4 देशों यानी कि क्वाड देशों के साथ होता है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी ये जापान में हुआ था नवंबर में। अभी हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज किया था अमेरिका के साथ में, जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुआ था। अमेरिका के साथ अभी हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के औली में। और आपको याद है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बना है अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे है। और आप उस अमेरिकी इतिहासकार का नाम बताइए जिन्हें सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। और अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो आंसर होगा प्रोफेसर रामधर सिंह।
अभी I2U2 ग्रुप के बारे में आपको पता है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो एक तो इंडिया है, एक इजराइल है, एक यू से यूएसए और एक यू से यूनाइटेड अरब अमीरात। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। अभी वाला तो कतर दोहा में हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। तो यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसीलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और थीम याद रखना, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। और इसके हेड हैं कैथरीन एम रसेल। आपको याद हो तो यूनिसेफ ने कश्मीर के जो आरजे हैं रेडियो जॉकी, उनका नाम है उमर निसार, उनको इम्यूनाइजेशन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया था। अब वैसे डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में कौन कौन से डे आपने पढ़े हैं वो अभी तक लिख के बताओ, अगर आपको याद है तो। वैसे मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, अभी आगे एक प्रश्न आएगा वहां पे। अभी पहले आप एक बार कोशिश कर लो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे 2022 के लिए 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू को। आप जानते हो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, जिन्हें अभी सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एम वेंकैया नायडू जी ये हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अभी 14वें नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए? जगदीप धनखड़। और हमारी 15वीं नंबर के राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, 2022 का तो ये सम्मान मिला है इनको। आपको याद हो तो 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अभी हमने पढ़ा अमेरिकी प्रेसिडेंशियल अचीवमेंट अवार्ड, ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है जो मिला है कृष्णा वविलाला को। फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया राजेंद्र पवार को। अच्छा, अभी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? ये अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि कुमार सागर को। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए फिर, अभी हाल ही में गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई है, उसी को आना था, वहां तो उसका गढ़ है वो। तो अभी गुजरात में 182 सीटों में से 156 तो बीजेपी ने ही ले ली है सीटें। और गुजरात में ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह से भाजपा ने लगातार 7वीं जीत के साथ गुजरात में इतिहास रचा है। मतलब लगातार 7 बार से बीजेपी का ही राज्य है वहां पे। और भूपेंद्र पटेल ने अभी गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए और लगातार इनका ये दूसरा कार्यकाल। और अभी वहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उन्होंने उनको शपथ दिलाई है। अभी हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और उसके 15वें मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है जो कि निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बाकी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा भावनगर गुजरात में। और अभी पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। अभी वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अभी आपको याद होगा कि 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। उसका थीम था पाथ टू प्राइड। और गुजरात के भुज में बना है देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन। और प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोडेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। और प्रधानमंत्री जी ने ही गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की स्थापना रखी। गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। और गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। बाकी गुजरात जो है ये सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। और केवीआईसी ने कहाँ पे अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में ही।
और प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक यानी कि स्मृति वन, इसका उद्घाटन भी किया था गुजरात में, गुजरात के भुज में। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था। और याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी है, जिसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए डीजे पांडियन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? गुजरात के जामनगर में। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो भी आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के मोरबी में। और वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज हैं, प्रतिमाएं हैं, उनका स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया। साथ में उनकी क्विज बना करके डाल दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो पहले वीडियो देख लेना, बाद में क्विज लगाना, ताकि आपका एक टॉपिक तो खत्म हो जाए 2022 का। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके नाम पे मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा? तो आंसर होगा मनोहर पार्रिकर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और उसका नाम गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के नाम पे रखा। मनोहर पार्रिकर, इनको बताओ कौन से ईयर में मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था? तो आंसर होगा 2020 में। और इस तरह से आप देखोगे, यह राज्य का दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला हवाई अड्डा डाबोलिम में है। गोवा की बात हम बाद में करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। अभी प्रधानमंत्री जी ने देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, वो मिलेगा झारखंड में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम रखा गया। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया था। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट किया गया। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया। और बनारस यानी कि वाराणसी एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट रखा गया था। अच्छा, ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कोलकाता में। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा कहाँ पे? पटना में। और गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये आपको असम में मिलेगा। आधुनिक असम के संस्थापक इनको कहा जाता है। बिरसा मुंडा के नाम पे एयरपोर्ट ये आपको रांची झारखंड में मिलेगा। वैसे इनके नाम पे जो हॉकी स्टेडियम है वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। और आप जानते हो, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये बना है लेह हवाई अड्डा। और सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है। अभी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 आई, उसमें भारत 48 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। अच्छा, ये बताओ, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइन। लैंडिंग कराई कहाँ पे? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। अच्छा, बात तो यहाँ वैसे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल इसकी पणजी है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपको याद है, नवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ है गोवा में, और हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का ये उद्घाटन किया गया गोवा में। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान का उद्घाटन हुआ गाजियाबाद में, और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। अभी आपने पढ़ा था संगम एक्सरसाइज, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कहाँ पे? गोवा में। अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन भी अभी हुआ था गोवा में ही। याद रखना, अगले साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे गोवा में। अभी 36 नंबर के हुए थे गुजरात में। और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की है गोवा ने। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा है। और हर घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला ये पहला राज्य भी है गोवा। अच्छा, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, 1961 की बात है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में हर व्यक्ति को क्वालिटी और सस्ती मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और इस बार की थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन ये किस शहर में किया गया था, तो आंसर होगा वाराणसी में। आपको याद है वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब होता है? 26 सितंबर को। जबकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है 10 अक्टूबर को। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये होता है 20 मार्च को। और याद रखना, अगले साल जो प्रवासी भारतीय दिवस आप मनाओगे 9 जनवरी को, वो कहाँ पे मनाओगे? इंदौर में। बाकी देखो दिसंबर में कौन कौन से दिन मनाए हमने। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने 58वां स्थापना दिवस मनाया अपना, जिसके डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे होते, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के सभी मंदिरों में होने वाली सलाम आरती को अब संध्या आरती के नाम से कहा जाएगा। एक्चुअली में 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने मंदिरों में अपनी यात्रा के दौरान मंदिरों में शाम को होने वाली आरती को फारसी लफ्ज है सलाम आरती, वो नाम दिया था। लेकिन अब इसे संस्कृत के नाम संध्या आरती के नाम से बदल दिया गया, यानी कि अब इसे संध्या आरती कहा जाएगा। आपको याद है अभी राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया। और इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्कीय कर दिया। गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया। और मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके संसद टीवी कहा जाता है। मिड डे मील योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को रामगंगा टाइगर रिजर्व कहते हैं। माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर कहते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान को अब सुंदर भारत के नाम से जानते हैं। तो नेम चेंज में ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा रोम, इटली में। आपको ये तो पता है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, या यूं कह दो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या यूं कह दो ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका उद्घाटन समारोह का आयोजन ये कहाँ पे किया? इटली की कैपिटल रोम में। और रोम में क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में ही तो है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए तो 16 अक्टूबर को आप वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हो। अच्छा, वैसे जो रोम है, ये रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, टाइबर नदी के किनारे। और अगर बात करें इस उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व किसने किया? हमारे कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे ने। अच्छा, ये बाजरे पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखो, एक तो ये बहुत पौष्टिक है और दूसरा इसके उत्पादन में, यानी कि इसके सिंचाई के लिए बहुत कम पानी का इस्तेमाल होता है। और भारत में बात करोगे तो बाजरे उत्पादन में टॉप पर है राजस्थान। अभी आपको याद होगा उड़ीसा ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया था, कब? 10 नवंबर को। और आपको याद है छत्तीसगढ़ और असम ने बाजरा मिशन शुरू किया था। तो इतना याद रखना। बढ़ते आगे,
चलिए बताइए, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला ये किस शहर में रखी गई? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि इंसानों में संक्रमण होगा, कोई बीमारी होगी या कोई वायरस आता है, कहाँ से? जानवरों से। मतलब जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैल रही है। तो इस सेंटर में मनुष्य में होने वाली सभी बीमारियों को, चाहे वो जानवरों से हो, पेड़ पौधों से हो, जीव जंतुओं से हो, जलवायु परिवर्तन से हो, तो उन सभी का यहीं पे अध्ययन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, जिसकी आधारशिला रखी है नागपुर में। अच्छा, नागपुर से आपको याद होगा कि अभी सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये नागपुर में बना है, 3.14 किलोमीटर। और हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने भारत की पहली प्राइवेट LNG सुविधा संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया था नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? नागपुर में। आपको राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा नागपुर में। अभी नवंबर की बात है, भारतीय वायुसेना ने वार्षिक शो है एयरफेस्ट 2022, इसका आयोजन किया था नागपुर में। आप जानते हो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो आंसर होगा विजय राघवाचार्य। और आपको याद आएगा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में हुआ था। कब? 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने पॉइंट्स याद रखने यहाँ से। बाकी हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसे फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा सुष्मिता शुक्ला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहां पे प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक करना मैं याद दिला ही देता हूं आपको लास्ट में। उसके अलावा आपके लिए इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।